हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक्स का मेन डेफिनेशन डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोग ने प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है, मतलब सिस्टम सराउंडिंग क्या होती है, यूनिवर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े थे। और लास्ट में हम लोग ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम। तो ये होने के बाद एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो थी वो पढ़ी थी। अभी जो अगला वाला पार्ट जो रहने वाला है, जो नेक्स्ट वाला पार्ट रहेगा, वो रहेगा फंक्शन। व्हाट इज़ फंक्शन? तो फंक्शन क्या है वो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बताऊंगा कि फंक्शन के ऊपर बाद में जाएंगे, बट पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि फंक्शन मतलब बोलते हैं ना कि दो टाइप के फंक्शंस रहने वाले। एक रहेगा स्टेट फंक्शन और एक रहेगा पाथ फंक्शन। तो हम लोग पाथ फंक्शन के हिसाब से सिर्फ हीट और वर्क को देखेंगे, बट स्टेट फंक्शन जो रहने वाला है वो बहुत सारे स्टेट फंक्शन हो सकते हैं। मतलब मैं बता दूँ क्या है वो, बट उसके पहले एक चीज़, एक जो फ्लो रहेगा, मतलब जो एक फ्लो चार्ट है वो आपको याद रखना है। मतलब मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ यहाँ पे, तो वो आपको याद रखना है एज इट इज़। ध्यान दो, ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। कंडीशन होती है, कंडीशन कोई भी कंडीशन से, मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ऐसी एक कंडीशन हो गई। तो कंडीशन जब चेंज हो गई तो स्टेट चेंज होगा। कंडीशन जब चेंज होगी तब ये क्या चेंज होगा? स्टेट। अगर स्टेट चेंज होगा तो उसको बोलते हैं प्रोसेस। आप देख सकते हो कि आपके टेक्स्ट बुक में जैसे ही मेरा स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन होने के बाद इक्विलिब्रियम नाम का एक पार्ट है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है, उसके बाद डायरेक्टली जंप मारेंगे लोग प्रोसेस के ऊपर। तो एक चीज़ याद रखो, कभी भी कंडीशन चेंज होगा, कंडीशन मतलब क्या, वो सिस्टम की जो कंडीशन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जब भी कंडीशन चेंज होगी तो उसको बोलेंगे स्टेट। स्टेट चेंज हो गया मतलब कंडीशन चेंज हो रही है तो स्टेट आ गया, नया स्टेट आ गया। जैसे स्टेट चेंज हो गया तो उसको बोलेंगे प्रोसेस। तो देखते हैं क्या ये स्टेट चेंज कंडीशन ये क्या है। ध्यान दो, मैंने जैसे बोला कि कंडीशन मतलब क्या रहेगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उसको बोलते हैं मेरा कंडीशन। ध्यान दो, सपोज मैंने एक एक कंडीशन ली है मैंने, जहाँ पे प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। और थोड़े देर के बाद मैं इस कंडीशन को चेंज कर रहा हूँ, कंडीशन को चेंज कर रहा हूँ। P2 V2 T2 बराबर है। P1 V1 T1 P2 V2 T2, ये पहले जो कंडीशन थी ये कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है। जैसे ही कंडीशन चेंज हो गया, कंडीशंस को चेंज किया मैंने, वैसे क्या आया, स्टेट आया। देखो, जब मैं कंडीशन 1 पे था तो एक अलग स्टेट था, मैं अलग स्टेट पे था। मतलब मेरे जो सिस्टम की जो स्टेट थी वो अलग थी। मतलब क्या, सिस्टम प्रेशर P1 पे था, वॉल्यूम V1 पे था, टेम्परेचर T1 पे था। जैसे ही मैंने कंडीशंस को चेंज किया वैसे ही क्या आ गया, नया वाला स्टेट आया, एक नया स्टेट का फॉर्मेशन हो गया। नया स्टेट मतलब क्या, जो सिस्टम रहता है वो अलग अलग स्टेट से गुजरता है। अलग अलग स्टेट मतलब क्या, अलग अलग कंडीशन से गुजरता है। तो वो वाला पार्ट जो रहने वाला है जहाँ पे चेंज, कंडीशन को चेंज करने के वजह से क्या बन गया, क्या आया, स्टेट आया। देखो, ये कंडीशन यहाँ पे ऐसी थी तो ये एक अलग स्टेट था, मतलब ये सिस्टम का अलग सा एक स्टेट था। जैसे ही मैंने कंडीशन को चेंज कर दिया, यहाँ से यहाँ पे जब जंप मारा तो यहाँ पे कंडीशंस चेंज हुई। जब कंडीशन को चेंज किया वैसे एक नया स्टेट बन गया। तो जैसी कंडीशन को चेंज कर रहा हूँ एक नया स्टेट बन रहा है, एक नया स्टेट बन रहा है। तो ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है। किसके वजह से? कंडीशन के चेंज की वजह से। अगर मैं कंडीशंस को चेंज ही नहीं करता तो ये स्टेट 1 पे ही रहेगा। मतलब ये सिस्टम का जो स्टेट रहने वाला है, कंडीशंस रहने वाले हैं, वो सेम ही रहेगी अगर मैं कंडीशन को चेंज नहीं करा। जैसे ही कंडीशन चेंज हो गया, सिस्टम ने अपना स्टेट को चेंज कर दिया। क्लियर है क्या?
स्टेट मतलब क्या, जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को, ये कंडीशंस को चेंज करने के बाद एक नए पोजीशन पे पहुंचता है सिस्टम, और उस नए पोजीशन का जो पार्ट रहता है उसको बोलते हैं स्टेट। एग्जांपल बोलूँगा, अगर सपोज मैं वर्क डन का बात करता हूँ, वर्क डन, तो वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स की प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क रहता है। कौन सा वर्क रहता है? प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। जो लोग बच्चे 11th में थे मेरे साथ, उनको मैंने डिस्कस किया था कि प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क भी कैसे एक वर्क होता है। प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क मतलब मैं अगर शॉर्ट में बोलूँगा, आगे जाके आने वाला है, तो प्रेशर इंटू डेल्टा भी होता है वो। तो मुझे पता प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और डेल्टा वी का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया एरिया गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। ये हम लोग डिस्कस करने वाले बाद में। तो प्रेशर यहाँ पे रहेगा, वर्क यहाँ पे रहेगा, वॉल्यूम यहाँ पे रहेगा। तो मुझे बताओ, ये पॉइंट रहेगा और ये एक दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक देखो, प्रेशर ये वाला है, या फिर मैं थोड़ा सा अलग बनाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक प्रेशर P1 है, और यहाँ पे प्रेशर कितना है? P2। वॉल्यूम V1 है, वॉल्यूम कितना है? V2। ये मेरे को बताओ, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, और स्टेट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब ये स्टेट से यहाँ इस स्टेट पे जा रहा है, वो ऐसे भी जा सकता है। मैं वापस एक बार बताता हूँ, पहले स्टार्टिंग में लिखो, कंसिडर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कंसिडर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, consider a thermodynamic system at pressure P1, volume V1 and temperature T1 in the beginning. Pressure P1, volume V1 and temperature T1 in the beginning. The initial state of the system is fully depend upon द वैल्यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। ये तीन प्रॉपर्टीज के ऊपर मेरा स्टेट का जो इनिशियल स्टेट डिपेंड है। तो लिखो, इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज फुल्ली डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। ब्रैकेट में लिखो P, V, T, P, V, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। सच प्रॉपर्टीज डिफाइनिंग द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये प्रॉपर्टीज क्या करता है? इस सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करता है। मतलब देखो, प्रॉपर्टीज को चेंज किया तो स्टेट भी चेंज हो गया। तो ये तीन प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है? सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर रहा है। तो लिखो, सच प्रॉपर्टीज डिफाइनिंग द स्टेट ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड एज स्टेट फंक्शंस, ऐसे प्रॉपर्टीज जो सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करता है, ऐसे प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेट फंक्शन। आगे, नाउ द सिस्टम अंडरगोज चेंज इन इट्स कंडीशन। नाउ सिस्टम अंडरगोज चेंज इन कंडीशन and reaches a state where pressure is P2, volume is V2 and temperature is T2. Pressure is P2, volume is V2 and temperature is T2. This is called as final state of the system. ये initial था तो ये क्या रहेगा? final. This is called as फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। देखो, कंडीशन को चेंज करने के बाद क्या चेंज हो गया? स्टेट नया स्टेट पे गया, इनिशियल से फाइनल स्टेट पे गया। दिस इज द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम विच इज डिफरेंट। पहले स्टेट से फाइनल स्टेट अलग है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, हो गया, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट। अभी इफ वी ड्रॉ सच चेंज इन स्टेट, इफ वी ड्रॉ, ये डायग्राम ड्रॉ किया रहेगा शायद से, इफ वी ड्रॉ सच चेंज इन स्टेट ऑन अ ग्राफ of P versus V, then ध्यान दो, मैं ग्राफ निकाल रहा हूं, आर्बिट्री चेंज है मेरा। यहां पे स्टेट 1 था जिसका प्रेशर P1 था और वॉल्यूम V1 था। यहाँ पे एक स्टेट है जिसका प्रेशर, मैं अभी टेम्परेचर का बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि हम लोग 2 डायमेंशनल ग्राफ ही प्लॉट कर सकते हैं।
सिर्फ हम लोग क्या बात कर रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम का। अभी मेरे को बताओ, ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। तो मुझे बताओ ये स्टेट इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे पहुंचने के लिए 3 रास्ते, वैसे तो बहुत सारे रास्ते बट मेरे को दिख रहे 3 रास्ते। ये पाथ 1, पाथ 2 और ये पाथ 3। क्लियर है क्या? मुझे 3 रास्ते फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, बट ऐसे इन्फाइनेटेसिमल रहेंगे, मतलब इन्फाइनेट रहेंगे, मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, यहाँ से भी जा सकता है ऐसे, मुझे पता नहीं। बट देखो हर पॉइंट पे, देखो हर पॉइंट पे अगर मैं इसका बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट का बात कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट पे वॉल्यूम अलग है, वही अगर ये पॉइंट का बात करूँ तो वॉल्यूम अलग है। सब जगह पे पॉइंट मतलब सब सारे पाथ्स पे अलग अलग प्रेशर और अलग अलग वॉल्यूम से अक्रॉस कर रहे, बट इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है, सेम है। मतलब ऐसा फंक्शन जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं है बट इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड है, ऐसे फंक्शन का नाम रहेगा क्या, स्टेट फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, स्टेट फंक्शन। ऐसा फंक्शन या फिर ऐसी प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड है, ना कि कौन सा पाथ फॉलो करता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। देखो पाथ तो बहुत सारे फॉलो कर रहे हैं बट किसके ऊपर डिपेंड है क्या, नहीं, मेरे को इनिशियल और फाइनल स्टेट से ही मतलब है। मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊँ, मतलब मैं अगर मैं यहाँ, मेरा घर यहाँ पे और मेरा स्कूल यहाँ पे, तो उसके 4 अलग अलग रास्ते, बट मैं कहीं से भी जाऊँ तो मैटर क्या करता है फिलहाल के लिए, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर अगर मेरा कंडीशन डिपेंड रहेगा या फिर फंक्शन डिपेंड रहेगा, उस फंक्शन का नाम क्या रहेगा, स्टेट फंक्शन। क्लियर है, पक्का? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर जो चीज़ डिपेंड होती है उसको बोलते हैं क्या, स्टेट फंक्शन। आपको, आई होप आपको ये क्लियर हुआ रहेगा। तो आप ग्राफ कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करके ग्राफ बराबर से कॉपी कर लो, क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक में ग्राफ दिखाया लिखा नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है। लिखो ग्राफ के नीचे, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन state of the system and independent of the path followed by it, and independent of the path followed by it is called as state function. ओके, अभी जो अपन ने पॉइंट लिखा था क्या, जब स्टेट चेंज होता है तभी क्या होता है, प्रोसेस। तो ये प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है और ये प्रोसेस क्या है, 3। जो पाथ रहता है उसको बोलते हैं प्रोसेस। तो लिखो द टर्म प्रोसेस मीन्स अ फिजिकल और केमिकल चेंज इन द सिस्टम। देखो सिस्टम में चेंज हुआ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जब कंडीशंस में चेंज होता है तभी क्या आता है, स्टेट। जब स्टेट में चेंज आता है तभी क्या आता है, तभी आता है मेरा प्रोसेस। तो लिखो द टर्म प्रोसेस मीन्स अ फिजिकल और केमिकल चेंज इन अ सिस्टम, अ फिजिकल और केमिकल चेंज इन अ सिस्टम ongoing from ongoing from one state to another, ongoing from one state to another। अभी मेरे को बताओ ये जो चेंज है वो कितने पाथ से फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे। तो लिखो दिस कैन बी अचीव्ड बाय नंबर ऑफ पाथ बाय द सेम ऑपरेशन, दिस कैन बी अचीव्ड बाय नंबर ऑफ पाथ बाय द सेम ऑपरेशन। हो गया। A path here refers to a sequence of situation. A path here refers sequence of situation। देखो ये अलग अलग सिचुएशन से क्रॉस कर रहा है, ये अलग अलग सिचुएशन से क्रॉस कर रहा है, उसका सीक्वेंस है, इसके बाद यही आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। सीक्वेंस ऑफ सिचुएशन, द सिस्टम इज अंडरगोइंग ड्यूरिंग द accomplishment ऑफ चेंज। जो चेंज हो रहा है उसमें सिस्टम जिस सिचुएशन से गुजर रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पाथ। अ पाथ हियर रिफर्स टू अ सीक्वेंस ऑफ सिचुएशन द सिस्टम इज अंडरगोइंग ड्यूरिंग द accomplishment ऑफ चेंज। बराबर है। आगे, इन अदर वर्ड्स process in general may not necessarily determine the change in unique way. In general, the process
इन जनरल द प्रोसेस मे नॉट नेसेसरीली डिटरमाइन द चेंज इन यूनिक वे, मतलब ये अलग वे है, ये अलग वे, तो हमेशा इधर से लेके इधर तक जो प्रोसेस को फॉलो, मतलब जो स्टेट चेंज को फॉलो कर रहा है, तो ये प्रोसेस अकेला नहीं रहेगा, ये बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है। आगे उन्होंने एक पॉइंट लिखा आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के बारे में, वो जब भी प्रोसेस डिस्कस करेंगे और आगे जब हम लोग वर्क का प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ इक्वेशन देखेंगे तभी मैं वो डिस्कस करूंगा कि एडियाबेटिक और आइसोथर्मल के बारे में क्या बोला है वहाँ पे। तो लास्ट लाइन उसके इसमें उन्होंने बोला है कि एडियाबेटिक और क्या बोलते हैं एडियाबेटिक, और उन लोगों ने बोला है इसके बारे में, नाम क्या अपना, आइसोथर्मल कंडीशंस के बारे में बोला है। तो वो मैं जैसे ही वर्क पे आऊँगा, हीट पे आऊँगा, तभी मैं डिस्कस करूँगा वो वाला पार्ट, तो वो वाला एक ही पार्ट बच जाता है। तो आपको स्टेट फंक्शन पता चलेगा कि स्टेट फंक्शन क्या है। क्लियर है। तो ये स्टेट फंक्शन के नीचे आपको लिखना है, मैंने जो अभी बताया, डायग्राम टेक्स्ट बुक में नहीं, बट डायग्राम से ही समझता है कि कैसे फॉलो कर रहा है। क्लियर है। आगे वाला पार्ट भी पूरा डायग्राम पे है। तो अभी मैं फिलहाल के लिए थर्ड कंडीशन को निकाल रहा हूँ, फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन को ही कंसिडर कर रहा हूँ। अभी प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, और प्रेशर और वॉल्यूम जब चेंज होता है, देखो यहाँ पे प्रेशर तो कांस्टेंट रखा है, बट अगर प्रेशर को भी अगर मैंने चेंज किया सपोज, तो यहाँ पे वर्क डन भी आएगा। कैसे मालूम है, देखो मेरे को बताओ, जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो P इंटू वी होता है सपोज। तो अगर डी डब्ल्यू डेरिवेटिव किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर डेरिवेटिव ले लिया मैंने, अगर सपोज मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करो या फिर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही करो, तो यहाँ पे यू इंटू वी रूल यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रेशर देखो, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो दोनों भी वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट नहीं है, दोनों भी वेरिएबल है। तो यू इंटू वी रूल पी डी वी प्लस वी डी पी, चेंज इन प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर अगर सपोज मैं ऐसा बोलता हूँ, आगे जाके फ्यूचर में अगर ऐसा क्वेश्चन आया, अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि वॉल्यूम अगर सेम रहता है, वॉल्यूम अगर सेम रहता है बट प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम अगर सेम रहता है तो प्रेशर चेंज होगा, तो डीवी कितना हो जाएगा, जीरो। डीवी कितना होगा, जीरो, तो ये पार्ट जाएगा। तो वर्कडन का फॉर्मूला क्या रहेगा, वीडीपी। वर्कडन का फॉर्मूला क्या रहेगा, वीडीपी। अगर अगर प्रेशर सेम रहेगा बट वॉल्यूम चेंज होगा तो ये जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो प्रेशर सेम रहेगा तो चेंज कितना रहेगा, जीरो। प्रेशर सेम रहेगा तो चेंज इन प्रेशर कितना बनेगा, जीरो। वॉल्यूम सेम रहेगा तो चेंज इन वॉल्यूम कितना रहेगा, जीरो। मैं पहले क्या बोला, चेंज इन वॉल्यूम अगर जीरो रहेगा तो डीवी कितना होगा, जीरो, ये जीरो। तो फॉर्मूला वीडीपी। अभी ये जो वीडीपी वाला पार्ट है ना, ये आपको सिलेबस में यहाँ पे नहीं है, जेडबल में आएगा, बट यहाँ पे सिलेबस में आपको नहीं है। मतलब बोर्ड्स के सिलेबस में आपको वीडीपी वाला पार्ट नहीं, सिर्फ पीडीवी वाला पार्ट है। तो हम लोग उसमें प्रेशर को हमेशा क्या कंसीडर करते हैं, कांस्टेंट। अभी ध्यान दो, हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी याद रहेगा तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के नीचे का एरिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के नीचे का एरिया, मतलब अगर मैं एफ यहाँ पे बनाता हूँ और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बनाता हूँ, तो उसके कर्व के नीचे का जो एरिया रहता है वो था वर्क डन, याद रहेगा। तो वैसे ही मैंने अगर यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो मुझे बताओ एरिया अंडर प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या रहेगा, वो भी क्या रहेगा, वर्क डन। ध्यान दो, अभी पहले प्रोसेस 1 को फॉलो कर रहा हूँ और प्रोसेस 2 को फॉलो, तो प्रोसेस 2 को फॉलो करेगा तो देखो ये दिखेगा, दिख रहा है क्या, एरिया अंडर द कर्व। तो ये कर्व के नीचे का एरिया ये वाला है, समझ में आ रहा है। तो एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का एरिया जो होता है वो होता है वर्क। अभी मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है तो एरिया ये नीचे का रहेगा, तो वर्क डन ये रहेगा नीचे का एरिया, W1 W2 सॉरी। मुझे बताओ, जब जब स्टेट चेंज हुआ 1 से लेके 2 तक और पाथ 1 फॉलो किया, पाथ 1, तो ये एडिशनल एरिया भी आएगा। देखो ना, इस कर्व के नीचे का एरिया ये भी है, ये तो है ही पहली बात। तो देखो अभी फिलहाल के लिए इसको भूल जाओ, ये वाले इसको भूल जाओ। तो 1 के नीचे का एरिया क्या है, ये वाला पूरा प्लस ये वाला। क्लियर है क्या, तो मैं वापस से ड्रॉ करता हूं। तो जब पाथ सेकेंड फॉलो कर रहा है तो एरिया अंडर द कर्व छोटा है, पाथ 1 को फॉलो कर रहा है तो एरिया अंडर द कर्व क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, एरिया अंडर द कर्व गिव्स नथिंग बट वर्क डन। अगर मेरा सिस्टम स्टेट चेंज कर रहा है थ्रू अ पाथ 2, तो एरिया अंडर द कर्व क्या है, छोटा है। इफ द सिस्टम अंडर गोज चेंज इन स्टेट फ्रॉम पाथ 1, तो एरिया अंडर द कर्व ये पूरा भी है और ये भी है, देखो पूरा, तो वर्क डन क्या है, बड़ा है। देखो पाथ को चेंज किया तो क्या चेंज हुआ, क्वांटिटी चेंज होगी, मतलब वर्क चेंज हुआ। तो वर्क इज कॉल्ड एज पाथ फंक्शन, मतलब वो पाथ के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर मैं पाथ 1 से लेके 2 तक को फॉलो कर रहा हूँ तो वर्क डन अलग रहेगा,
अगर पाथ 1 से लेके 2 तक फॉलो कर रहा हूँ, कौन सा पाथ, स्टेट 1 से लेके 2 तक के लिए पहला पाथ फॉलो कर रहा हूँ, तो वर्क डन ज़्यादा मिल रहा था मेरे को। वैसे ही अगर 1 से लेके 2 तक का, 1 से लेके 2 तक का के लिए मैं पाथ फॉलो कर रहा हूँ, कौन सा, सेकेंड, तो मेरा वर्क डन क्या हो गया, कम, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व कम हो गया ना, एरिया अंडर द कर्व ये यही हो गया। क्लियर है, पक्का समझ में आ रहा है क्या? तो मैं क्या बता रहा हूँ कि वर्क डिपेंड्स अपॉन व्हाट, वर्क डिपेंड्स अपॉन इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट के ऊपर तो डिपेंड ही है, बट वो और एक चीज़ के ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर, पाथ फॉलोड बाय दी, पाथ फॉलोड बाय दी प्रोसेस। मतलब प्रोसेस इस पाथ को फॉलो कर रहा है तो वर्क डन ज़्यादा मिल रहा था, इस पाथ को फॉलो कर रहा है तो वर्क डन कम मिल रहा था। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पाथ फंक्शन। इसके पहले हम लोगों ने जो देखा वो क्या था, स्टेट फंक्शन था, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड है। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट तो पहुंच रहा है, वो अलग बात है, बट मुझे बताओ एक चीज़, इनिशियल फाइनल स्टेट पहुंचने के लिए उसने दो अलग अलग पाथ को फॉलो किया, तो दो अलग अलग पाथ को फॉलो किया, बट दो अलग अलग पाथ के वजह से दो अलग अलग वर्क मिले मुझे। तो एक पाथ नंबर 1 फॉलो किया तो वर्क ज़्यादा था, क्योंकि एरिया अंडर दी कर्व क्या होता है, वर्क डन, एरिया अंडर दी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व क्या होता है, वर्क डन। तो वैसे ही एरिया अंडर दी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व फॉर पाथ 2 इज दिस मच, but for path 1 is this much and this both. So therefore the work done by when the process follows path 1 is greater than work done by या फिर वर्क ऑप्टेन बाय भी बोल सकते हैं, वर्क डन या फिर वर्क ऑप्टेन, उसके ऊपर नहीं जाते, वो बाद में देख लेंगे। वर्क ऑप्टेन या वर्क डन बाय for following path 1, sorry, for changing the state from 1 to 2 by following a path 2 is less, therefore work done in path 1 is greater than work done in path 2. It does not depend upon initial and final state, it depends upon path followed by the process। कौन से पाथ से जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड है, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, पाथ फंक्शन। क्लियर है, पक्का? तो ये डायग्राम एज इट इज छाप लो, डायग्राम एज इट इज छाप लो, मैं बताता हूँ क्या करना है, डायग्राम छाप लो पहले। ओके, लिखो, ये किस में आएगा, पाथ फंक्शन के नीचे आएगा, पाथ फंक्शन के नीचे लिखो, a system undergoes change in state, a system undergoes change in state from 1 to 2, a system undergoes change in state from 1 to 2, from 1 to 2, a system undergoes change in state from 1 to 2, it follows two different path, it follows two different path 1 and path 2, path 1 and path 2. if we draw if we draw pressure volume if we draw pressure volume changes of these two state, if we draw pressure volume changes of these two state on a pressure volume graph, and we trace both the path, and we trace both the path, we get the below figure, we get the below graph, we get the below figure नहीं, below graph, ग्राफ निकालो, हो गया। उसके बाद लिखो, उसके बाद लिखो, एज वी नो दैट एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, एज वी नो दैट एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ gives the work done by the system, gives the work done by the system, as we as we as we observe from the above graph, as we above from the as we observe from the above graph, if the system follows path 1, the area under the curve is greater than the when area under the curve is greater as compared to the system when it follows path 2, therefore work done when the system undergo the change, work done when the system undergo the change following path 1 is greater as compared to the work done obtained by the system, work done work done when the system follows path 2,
as we can say that work obtained here does not depend upon initial and final state. Work obtained here does not depend upon initial and final state, but it depends upon the path followed by the system, to undergo the change in state. Hence the work is called as कौन सा फंक्शन, स्टेट फंक्शन है क्या, इनिशियल फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, किसके ऊपर डिपेंड रहता है, पाथ। हेंस वर्क इज कॉल्ड एज पाथ फंक्शन। हो गया। सिमिलरली हीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, हीट क्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज पाथ फंक्शन। वर्क और हीट मैंने बोला इंटरचेंज होता है, तो वर्क और हीट में इंटरचेंज थर्मोडायनेमिक्स में बोलते हैं अपन। तो वर्क और हीट में इंटरचेंज मतलब क्या, वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो इसलिए वो जो वर्क जो चीज़ को फॉलो करेगा वही हीट भी फॉलो करेगा। तो लिखो आगे, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द पाथ इज कॉल्ड एज पाथ फंक्शन। टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन पाथ इज कॉल्ड एज पाथ फंक्शन। हो गया। आगे नेक्स्ट हेडिंग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। हाँ, ओके। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान दो। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे, मतलब ये चीज़ कैसे हम लोग फॉलो कर रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा बताना है। मतलब बोलते हैं ना कि इक्विलिब्रियम तो अटेंड करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, मेरे जो प्रॉपर्टीज़ है, मतलब सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ है, P1 V1 और T1 एक स्टेट की प्रॉपर्टीज़ है, और जस्ट नेक्स्ट स्टेट की प्रॉपर्टीज़ है P2 V2 और T2। तो ये दोनों अगर प्रॉपर्टीज सेम रहेगी तो ये इक्विलिब्रियम में जाएगा। किस में जाएगा, इक्विलिब्रियम में जाएगा। तो सपोज अगर मैं बात करता हूँ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चाहूँगा। तो थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तभी हम लोग तीन चीज़ों की बात करते हैं, तीन चीज़ों की। पहली होती है थर्मल, सेकेंड होती है मैकेनिकल, और थर्ड होती है जो मेरी केमिकल। मतलब क्या, सपोज थर्मल की बात करूंगा तो बोलूंगा इक्विलिटी ऑफ टेम्परेचर, इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिटी ऑफ टेम्परेचर, इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। वैसे मैकेनिकल मतलब होगा इक्विलिटी ऑफ फोर्सेस, इसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा इक्विलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल। ओके, ध्यान दो, जब भी टेम्परेचर सेम रहेगा उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, इक्विलिटी ऑफ टेम्परेचर। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, इक्विलिटी ऑफ फोर्सेस। मतलब क्या, अगर मैं पिस्टन सिलेंडर का बात करता हूँ, पिस्टन सिलेंडर का, तो यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर है, नीचे गैस है और बाहर एक्सटर्नल प्रेशर है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा। मतलब प्रेशर की बात करूंगा और प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस करेगा, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या, इक्विलिटी ऑफ फोर्सेस बोलते हैं इसको। तीसरा जो पार्ट है वो केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसमें क्या बोलेंगे, केमिकल पोटेंशियल। मतलब हर एक केमिकल का एक पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल मतलब क्या, वर्क करने का, हीट सप्लाई करने का। मतलब अगर सपोज मैं कैलोरीफिक वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो अगर उस चीज़ को मैं बर्न करता हूँ तो उस कैलोरीफिक वैल्यू अगर हाई रहेगी तो वो ज़्यादा हीट को देगा। तो वो केमिकल पोटेंशियल इसके ऊपर डिपेंड है, कैलोरीफिक वैल्यू कितनी रहेगी, क्या रहेगी वो। तो केमिकल पोटेंशियल्स अगर सेम रहेंगे उस स्टेट के, दो स्टेट के, तो उसको बोलूंगा मैं क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम। इफ बिटवीन टू स्टेट्स द टेम्परेचर इज सेम, इट इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। बिटवीन टू स्टेट्स इफ द प्रेशर इज सेम या फिर फोर्स इज सेम, देन द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज। क्योंकि देखो ना, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो क्या प्रेशर सेम रहेगा तो क्या सेम रहेगा, फोर्स सेम रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अगर केमिकल पोटेंशियल की बात करूंगा तो अगर वो सेम रहेगा तो उसको क्या बोलूंगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है क्या, तो लिखो, देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला थर्मल इक्विलिब्रियम, एज इट इज, ये कॉपी कर लो आप, एज इट इज कॉपी कर लो। लिखो थर्मल इक्विलिब्रियम इन विच there is equality of temperature। आगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम
मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिटी ऑफ फोर्स, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिटी ऑफ फोर्स। आगे केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, इक्विलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल। क्लियर है? अभी जब सिस्टम ये तीनों इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगा, जब सिस्टम ये तीनों इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगा उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये तीनों इक्विलिब्रियम को फॉलो करना मतलब होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये बाहर का डेफिनेशन, ये टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है, मेरे को बताने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया। टेक्स्ट बुक वाइज भी पढ़ेंगे तो लिखो, अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, अ सिस्टम इज सेड टू बी in thermodynamic equilibrium if it is in mechanical thermal mechanical thermal and chemical equilibrium, if it is in mechanical thermal and chemical equilibrium। क्लियर है? पक्का? ओके हो गया। अभी ध्यान दो, अभी टेक्सचुअल डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक स्टेट लिया और स्टेट में ना मतलब एक सिलेंडर है, अंदर पिस्टन है, बराबर है। इसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। अभी एक क्वांटिटी को कांस्टेंट रख रहा हूँ, उसको बोलता है T1। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और मैं ये जो पिस्टन है उसको मूव करने को ट्राई किया। मूव करने को मतलब क्या, अगर सपोज बाहर का प्रेशर जो है, बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कम रहेगा तो ये पिस्टन बाहर की तरफ मूव होगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर का प्रेशर अगर ज़्यादा रहेगा तो ये कंप्रेशन हो, मतलब गैस अंदर का क्या हो जाएगा, कंप्रेस होगा। तो अभी जब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेट को चेंज कर रहा हूँ तो एक नया स्टेट आएगा जिसका प्रेशर रहेगा P2, वॉल्यूम रहेगा V2 और टेम्परेचर तो T1 ही है। मैं टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो प्रेशर P1 V1 से प्रेशर P2 V2 गया। तो सपोज बाहर का प्रेशर कम था तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा। पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो मेरे को पता वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे हम लोग ने आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू एनआरटी बोला था, पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और यहाँ पे गैस का ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो गैस के प्रेशर और वॉल्यूम, हम लोग लिक्विड का बात नहीं कर रहे। आइडियल गैस इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस, नॉट फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। उसका बात नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन गैस की। तो हर थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन में जो गैस होगी वो कौन सी होगी, आइडियल गैस होगी। अभी मुझे बताओ, प्रेशर P1 V1 है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो P1 V1 से P2 V2 गया तो सिलेंडर एक्सपांड हुआ, सिलेंडर नहीं सॉरी गैस एक्सपांड हुई और पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया। पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया। अभी ये पिस्टन को रोक रहा हूं मैं, पिस्टन को रोक दिया, मतलब अभी पिस्टन यहाँ पे पहुंच गया, पिस्टन कुछ यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पे पहुंचने के बाद मैं पिस्टन को रोक दिया। अभी मुझे बताओ मैं क्या करूँ, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, पिस्टन को रोकने के बस वजह से वॉल्यूम बढ़ा क्या, नहीं वॉल्यूम भी नहीं बढ़ा। अंदर का प्रेशर कम हुआ क्या, नहीं प्रेशर भी कम नहीं, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वॉल्यूम भी नहीं बढ़ रहा है और प्रेशर भी नहीं कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये अभी एक स्टेट पे पहुंच गया जहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज वेरी नहीं हो रही। देखो यहाँ से यहाँ तक प्रॉपर्टीज वेरी हुई, बट यहाँ पे मैंने पिस्टन को रोक दिया, मोशन को रोक दिया, पिस्टन के मोशन को। तो अंदर का प्रेशर और वॉल्यूम क्या रह गया, सेम। टेम्परेचर तो पहले से ही सेम था, बाद में प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो गया, सेम हो गया। इसका मतलब क्या है, मैंने जो सिस्टम था उसका ये स्टेट 1 था और ये स्टेट 2 था। जैसे स्टेट 2 पे पहुंच गया मैंने उसके प्रॉपर्टी को कांस्टेंट रखा। जब प्रॉपर्टी को मैं कांस्टेंट रखता हूँ तो उस टर्म होता है उसको बोलते थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, उसको बोलते इक्विलिब्रियम। क्लियर है क्या? ये केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ूंगा। तो मैंने जो बोला था टेम्परेचर टेम्परेचर फोर्सेस मतलब प्रेशर आता है, टेम्परेचर मतलब ये आता है, और बाद में केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल पोटेंशियल जो होता है वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड होता है। तो इन शॉर्ट मैंने वैसे ही बताया, वही तरीके से बताया, बट मैंने उसको नाम दिया बस। यहाँ पे इसका नाम नहीं, यहाँ पे सिर्फ PVT के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। क्लियर है? स्टेट की प्रॉपर्टीज़, एक
इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की प्रॉपर्टीज, फाइनल स्टेट पे पहुंचने के बाद उस प्रॉपर्टी को वेरी नहीं कर रहे, उस कंडीशंस को वेरी नहीं कर रहे, तो वो स्टेट जो होगा वो किस में हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में। क्लियर है क्या? तो लिखो, कंसिडर कंसिडर अ सिस्टम, consider a system at system in which a gas is at a temperature T1, pressure P1 and volume V1. Temperature T1, pressure P1 and volume V1. This state फंक्शंस, मतलब ये प्रेशर V1 V1 T1 ये कभी सेम रहेगा जब पिस्टन को मूव नहीं करेंगे। तो लिखो, दिस स्टेट फंक्शन कंटिन्यूज टू बी इन कांस्टेंट, दिस स्टेट फंक्शन कंटिन्यूज टू बी कांस्टेंट एज लॉन्ग एज पिस्टन इज मोशनलेस, मतलब पिस्टन को हम लोग मोशन नहीं दे रहे, तो पिस्टन इज मोशनलेस एज लॉन्ग एज पिस्टन इज मोशनलेस एंड नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस, मतलब टेम्परेचर भी नहीं बाहर जा रहा है। देखो ना यार, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीट एक्सचेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो पिस्टन इज मोशनलेस मतलब इधर ही पकड़ के रखा है मैंने, तो प्रेशर V1 P1 V1 सेम है और टेम्परेचर तो सेम है क्योंकि मैंने हीट को बाहर जाने नहीं दिया है। नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस, दिस इज इक्विलिब्रियम स्टेट, हो गया। नाउ वी मूव द पिस्टन इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब एक्सपांशन हो रहा है। नाउ वी मूव द पिस्टन इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज द गैस इज गेटिंग एक्सपांडेड, the system passes through a state the system passes through a state in which pressure volume, अभी मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर को भी चेंज कर रहा हूँ, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑल द प्रॉपर्टीज, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑल द प्रॉपर्टीज कंटिन्यूसली वेरी ड्यूरिंग द मोशन ऑफ पिस्टन, कंटिन्यूसली वेरी ड्यूरिंग, देखो चेंज होते जाएगा, कंटिन्यूसली वेरी ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ द सिस्टम, during the moment of the piston, the gas is said to be in नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब यहाँ से जब यहाँ पे पहुंच रहा है तो सारी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, अंदर की सारी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, मतलब ये कौन सा स्टेट हुआ? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। द गैस विल बी इन नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, हो गया। पिस्टन रीचेस अ पॉइंट where the properties are, piston reaches a point where the properties are, टेम्परेचर को तो मैं अभी कांस्टेंट रख रहा हूँ, where the properties are P2 and V2, P2 and V2, P2 and V2, and there is no exchange of heat, that is temperature is kept constant, there is no exchange of heat, that is temperature is kept constant. Then system reaches final state where we stop the motion of piston, motion of piston. अभी मेरे को बताओ, ये स्टेट के जो फंक्शन थे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, ये क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, चेंज हो गया? पिस्टन को मैंने स्टॉप किया यहाँ पे, तो अभी P2 V2 और T1 सेम रहेगा, चेंज होने वाला है क्या? नहीं। तो लिखो, द स्टेट फंक्शंस आर कॉन्स्टेंट्स इन द पिस्टन इज मोशनलेस, द स्टेट फंक्शंस आर कौन, देखो ना P2 V2 सेम ही रहेगा अभी यहाँ पे स्टेट पे आने के बाद, द स्टेट फंक्शंस आर कॉन्स्टेंट सिंस द पिस्टन इज मोशनलेस, the gas is said to be in इक्विलिब्रियम स्टेट। जब इधर था तभी इक्विलिब्रियम स्टेट में था, इधर भी था तभी इक्विलिब्रियम, पर बीच में क्या था? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। द गैस इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। आगे डेफिनेशन लिखो, अभी तुम लोग का टेक्सचुअल डेफिनेशन। अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स स्टेट फंक्शन, आगे इधर का बात करूंगा तो स्टेट फंक्शन P1 V1 और T1 कांस्टेंट है, when its state function do not vary with time, then the thermodynamic consider this state as
इक्विलिब्रियम स्टेट, दिस स्टेट एज इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर है आपको मैं क्या बता रहा हूँ? सबको क्लियर है? जो मैंने बताया वो लिख के ले लो। जहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, स्टेट की प्रॉपर्टीज़ को सेम रखूँगा, पिस्टन की मोशन को रुकाऊंगा, तो उस स्टेट को बोलूँगा क्या? थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। जहाँ पे पिस्टन मोशन में था, वहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सारी प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी, तो उस स्टेट का नाम था क्या? वो जो स्टेट था वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट था। क्लियर है क्या? इक्विलिब्रियम स्टेट और नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? आगे नेक्स्ट वाला पार्ट, अभी हम लोग ने स्टेट को चेंज कर दिया है। स्टेट को चेंज करने के बाद क्या आता है? प्रोसेस। मैंने क्या बोला था? कंडीशन को चेंज करने के बाद आता है स्टेट, स्टेट को चेंज करने के बाद आता है प्रोसेस। तो हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ प्रोसेस। आधे प्रोसेस हम लोग ने पढ़े हैं 11th में, तो ज़्यादा कुछ इतना डीप में डिस्कस करने जैसा नहीं है। सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस को देखेंगे थोड़ा बराबर से, बाकी सारे प्रोसेस को इतना डीप में करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो देखेंगे हम लोग क्या है। सबसे पहले प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस रहेगा आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब क्या? सेम। थर्मल मतलब क्या? टेम्परेचर। जब टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन टेम्परेचर कितना रहेगा? जीरो। चेंज मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, बट टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना रहेगा? जीरो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होगा जहाँ पे टेम्परेचर को मैं सेम रखूंगा और चेंज इन टेम्परेचर कितना रहेगा? जीरो। आगे जाके इसको बोलूंगा, सुनो ध्यान दो, जो 11th में थे उसको मैंने उन लोगों को बताया था कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डी यू इक्वल्स टू एम सी वी डेल्टा टी, डेल्टा यू इक्वल्स टू, मैंने ये चीज़ बताई थी। 11th वाले जाके देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में। हाँ, 12th वाले जो अभी है उनको मैं डिस्कस करूंगा थोड़े दिन के बाद, मतलब शायद से ये अभी जब वर्क और हीट का जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट जब आएगा तभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। डेल्टा यू इज द इंटरनल एनर्जी। मुझे बताओ डेल्टा डी अगर जीरो रहेगा तो ये भी जीरो बनेगा, तो इंटरनल एनर्जी भी कितना रहेगा? जीरो। क्लियर है क्या? अगर डेल्टा टी जीरो बनेगा तो डेल्टा टी जीरो, तो डेल्टा यू भी कितना रहेगा? जीरो। मतलब क्या? सुनो ध्यान दो, बराबर से ध्यान दो। अगर अगर टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट रखा तो हीट को बाहर निकल रहा हो क्या? नहीं। तो उसके अंदर की जो इंटरनल एनर्जी थी वो सेम रही। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो अंदर से बाहर से हीट अंदर आ रही है क्या? नहीं। मतलब उसका जो इंटरनल एनर्जी, खुद की एनर्जी तो थी, जो इंटरनल एनर्जी थी वो सिस्टम की क्या रहेगी? कांस्टेंट। या फिर डेल्टा यू कितना बन जाएगा? जीरो। अभी मेरे को बताओ यार, अगर सपोज मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि मैं, अगर ये ह्यूमन बींग है, ये इसके बॉडी का टेम्परेचर कुछ 25-30 डिग्री है, तो इसके पास अंदर एक इंटरनल एनर्जी है। अगर वो उतना ही रखूंगा, मैं उतना ही रखूंगा, तो मुझे बताओ कोई हीट अंदर आ रही है या फिर कोई हीट बाहर नहीं जा रही है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? जीरो। टेम्परेचर अगर सेम रहेगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी? हीट अंदर बाहर नहीं जा रही है। हीट कभी फ्लो होती है रे मेरे को बताओ? जब टेम्परेचर चेंज रहेगा। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा ही नहीं तो हीट फ्लो होगी क्या? मेरे को बताओ, नहीं होगी। तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, कम होगी क्या? अगर सपोज अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो हीट अंदर की तरफ फ्लो होगी, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अगर बॉडी का सिस्टम का टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहेगा, बाहर का टेम्परेचर कम रहेगा, तो क्या होगा? हीट अंदर से बाहर की तरफ फ्लो होगी, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी आइसोथर्मल कंडीशन का बात करूंगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा टी जीरो रहेगा, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगा? जीरो। समझ में आ रहा है? इंटरनल एनर्जी वाला पार्ट जो ये जो फॉर्मूला है वो बाद में डिस्कस करूंगा, अभी के लिए समझ में आ रहा है, मैं तभी भी डिस्कस करूंगा। लिखो, इट इज़ द प्रोसेस इन विच it is the process in which temperature of the system remains constant, temperature of the system remains constant throughout the transformation, throughout the transformation. In such process, in such process, in such process, heat flows from the system to the surrounding, heat flows from the system to the surrounding. ओके मैंने छोटी सी गड़बड़ की, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। सपोज बॉडी अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है, सपोज अंदर कुछ फंक्शंस हो रहे, केमिकल रिएक्शंस हो रहे और इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है, तो इंटरनल एनर्जी को सेम रखने के लिए हीट को बाहर फ्लो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? बॉडी अगर हीट जनरेट कर रहा है तो वो इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट रखने के लिए मेरे को हीट को बाहर निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? मैं हीट को बाहर निकालूंगा, अंदर हीट को बाहर और अंदर कभी नहीं निकालूंगा। मैं आइसोलेटेड सिस्टम में थोड़ा सा कंफ्यूज होगा आइसोथर्मल और आइसोलेटेड में। आइसोथर्मल में हीट अंदर और बाहर करेगा, तो लिखो, इन दिस प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन। लिखा,
In such process, heat flows through the system to the surrounding and vice versa, so as to keep the temperature constant. टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए हीट अंदर और बाहर फ्लो होगा. सॉरी, मैंने आइसोथर्मल में वैसे बोला, वो एक्चुअली आइसोलेटेड का कंडीशन है, आइसोलेटेड प्रोसेस का कंडीशन. सॉरी, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से. आगे, देयरफॉर डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, एंड डेल्टा यू इक्वल टू जीरो. ये पूरा छाप लो, पूरा डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, डेल्टा यू इक्वल टू जीरो. हो गया. आगे, आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक, बार मतलब क्या होता है? प्रेशर. तो प्रेशर अगर कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन प्रेशर कितना आएगा? जीरो. तो लिखो, इन एन आइसोबारिक प्रोसेस pressure is kept constant during the transformation. Therefore delta p equal to zero. Next, isochoric process, spelling isochoric. Isochoric process, it is a process during which क्या रहेगा? वॉल्यूम कांस्टेंट है. ये हो चुका है, 11th में हो चुका है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ. इट इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ पे प्रेशर, वहाँ पे आइसोकोरिक में वॉल्यूम. ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन that is delta v equal to zero. हो गया. अभी ध्यान दो, दूसरा प्रोसेस रहेगा, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक. एडियाबैटिक में क्या करूंगा? एडियाबैटिक को ना मैं सिस्टम को इंसुलेट करूंगा. अगर मैं सिस्टम को इंसुलेट कर रहा हूं तो मुझे बताओ बाहर की हीट अंदर जाएगी? नहीं. अंदर की हीट बाहर जाएगी? नहीं. मतलब हीट जो रहेगा वो अंदर की अंदर ही ट्रैप रहेगी. तो हीट, टोटल हीट क्या रहेगा? कांस्टेंट. तो डेल्टा क्यू कितना बनेगा? डेल्टा क्यू बनेगा जीरो एडियाबैटिक के लिए. तो एडियाबैटिक इज एन insulated system in which the outer heat cannot enter the inner system and inner system heat cannot be expelled. मतलब बाहर निकाल नहीं सकते. किस पे? सराउंडिंग को फेंक नहीं सकते. तो टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो. एडियाबैटिक का कंडीशन क्या रहेगा? सिस्टम को आइसोलेट करूंगा, आइसोलेट कर रहा हूँ या फिर इंसुलेट करूंगा. तो अगर सिस्टम को इंसुलेट कर रहा हूँ, इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब थर्मस ग्लास रहेगा, तो वो कौन सा कंडीशन है? एडियाबैटिक का. मतलब अंदर की हीट बाहर नहीं जा रही, बाहर की हीट अंदर नहीं आ रही. क्लियर है? तो लिखो एडियाबैटिक प्रोसेस, उसके नीचे लिखो एडियाबैटिक प्रोसेस, उसके नीचे अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन system and surrounding and vice versa. Is called as adiabatic process. Delta q equal to zero. In an adiabatic process, the system is completely insulated. देखो, इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा तो हीट नहीं जाएगा ना अंदर से बाहर, बाहर से अंदर. इन एन adiabatic process, the system is insulated from the surrounding. क्लियर है? इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग. ओके, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? अभी सुनो, ध्यान दो. सपोज मैं अगर ऐसे बात करता हूँ कि एक प्रोसेस है जो कि रिवर्स कर सकते हैं. रिवर्स मतलब क्या? कंडीशन P1 V1 था, P2 V2 पहुँच गया और फटाक से वही कंडीशन से P2 V2 से वापस P1 V1 पे पहुँच रहे. तो उस कंडीशन को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. उस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. थोड़ा मेरे को डीप में पढ़ाना है, आगे जाके यूज़ होगा रिवर्सिबल प्रोसेस. ज़्यादा करके ये यूज़ होगा, फिजिक्स में यूज़ होगा, केमिस्ट्री में बट ऑब्वियसली यूज़ होगा. और इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोसेस, बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है. तो रिवर्सिबल प्रोसेस को मेरे को सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस को ही नहीं बताना है, उसके साथ और एक प्रोसेस आएगा, उसका नाम है क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस. आपको सिलेबस में नहीं है, यहाँ पे फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में सिलेबस में नहीं है. तो क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है वो मैं बताना चाहता हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए. तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पहली बात करेंगे हम लोग क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस की. तो क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस होने के बाद
कॉसिस्टैटिक प्रोसेस होने के बाद हम लोग सब रिवर्सिबल प्रोसेस को डिफाइन करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो उसमें 10-15 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, तो मैं वीडियो को आज यहाँ पे ही रुकाऊंगा। तो अगला लेक्चर जो रहेगा वो रिवर्सिबल प्रोसेस सारे हो चुके हैं, सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस बच चुका है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के बाद हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ वर्क की। नेचर ऑफ वर्क क्या है, हीट क्या है, उसके जो कन्वेंशंस क्या है उसकी बात करेंगे और डेरिवेशन देखेंगे। अगले लेक्चर में वो देखने वाले। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे ही रोकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ने देखा पाथ फंक्शन क्या है, स्टेट फंक्शन क्या देखा। उसके बाद हम लोग ने और एक चीज़ देखी जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम की बात की, मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद हम लोग ने बात की अभी प्रोसेस की। तो प्रोसेस कौन सा देखा, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक और रिवर्सिबल। रिवर्सिबल की बात नहीं की, 4 प्रोसेस की बात की है। रिवर्सिबल की बात हम लोग बाद में करेंगे। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया रहेगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाउट्स बताओ, डाउट्स कुछ रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद रिवर्सिबल प्रोसेस एंड कॉसिस्टैटिक प्रोसेस। मैं रिवर्सिबल प्रोसेस अभी क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कॉसिस्टैटिक प्रोसेस भी बताना है, तो उसको ऑलमोस्ट 10 मिनट जाएगा। तो मेरे को रिवर्सिबल प्रोसेस उस तरीके से बताना है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद रिवर्सिबल एंड कॉसिस्टैटिक, और बाद में प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क पे जाएंगे। तो नेचर ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क और उसके साइन कन्वेंशन में जाएंगे। तो वो नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लेक्चर को रुकाते। आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहेगा। तो अगर लेक्चर पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।